एनडीटीवी इंडिया न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। हमारे साथ मौजूद हैं जया कौशिक त्रिवेदी। गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान 2 घंटे में हमने आपको 5 खबरें दिखाई थी और हम चाहते थे कि आप उस पोल में हिस्सा लें। और उस पोल का रिजल्ट बताने का वक्त आ गया है कि कौन सी खबर है जिसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं। तो जया, पहले वो बता दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले उन खबरों को बता देते हैं जिस पर आपने पोल किया है। पहली खबर जिसपे सबसे ज़्यादा लोगों ने पोल में हिस्सा लेते हुए बताया है, 85% लोगों ने जानने की कोशिश की है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज का जिनका तबादला कर दिया, कल उन्होंने फटकार लगाई थी सरकार को, दिल्ली पुलिस को, राज्य सरकार को। ये सबसे ज़्यादा विस्तार से इस खबर को जानना चाहते हैं। इसके अलावा तमाम खबरें, आज दिल्ली में ये आंकड़ा जो 28 है वो बढ़कर 32 हो गया है। 10% लोग जानना चाहते हैं। और बाकी तमाम खबरें जो दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई है, साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हम उन्हीं जज की कर लेते हैं जिनका तबादला हुआ है। हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी जताई और उसमें मुरलीधर, जो जस्टिस मुरलीधर हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस और एडवोकेट तुषार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। तुषार मेहता को आड़े हाथों लिया जी। और उन्होंने ये पूछा कि आपने क्या कपिल मिश्रा का देखा है, क्या आपने प्रवेश वर्मा का देखा है। तो जब दिल्ली पुलिस और उन्होंने कहा कि हमने कपिल मिश्रा का नहीं देखा, तो उन्होंने नाराज़गी जताई और कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर अदालत में ही इन चारों नेताओं के वीडियोज़ दिखाए गए। जस्टिस मुरलीधर का अब ट्रांसफर कर दिया गया है। 12 फरवरी को कॉलेजियम ने यह फैसला लिया था। कल रात केंद्र सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। आपको बता दें कि जस्टिस मुरलीधर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो गरीबों का मुकदमा फ्री लड़ने के लिए जाने जाते हैं। गौतम नौलखा केस जो था 2018 में, उस पर बड़ा फैसला लिया था, उन्होंने जमानत दे दी थी जिसमें माओवादियों से लिंक रखने का आरोप लगा था उन पर। सज्जन कुमार के मामले पर भी उन्होंने उस बेंच में वो मौजूद थे। इसके अलावा भी फीस ना लेकर लड़ने के लिए वो जाने जाते रहे जब वो वकालत में थे। जा यहाँ मैं थोड़ा विस्तार से इसको बता देती हूँ। जो शारिक ने बताया, जल्दी में बताया, काफ़ी विस्तार से बताना बेहद ज़रूरी है। इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हो रहा है। विपक्ष जो है वो, खासतौर से कांग्रेस जो है, इसको लेकर हमलावर भी हो गई। जिस तरह से रातों रात यहाँ पर उस जज का तबादला कर दिया जाता है जो कि कल जब दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ मामला पूरा कोर्ट में पहुंचा था, दिल्ली हाई कोर्ट में, तब कड़ी फटकार लगाई थी। यहाँ पर ये वो जज हैं, एक बार हम बिरीशिया से कहेंगे उन जज को भी दिखाएं। ये इन्होंने सुनवाई की थी, 2 जजों की बेंच ने कल ये सुनवाई की थी और इनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कल ये कहा था जस्टिस मुरलीधर ने कि दिल्ली को 1984 के सिख दंगों जैसा हाल एक बार फिर नहीं देखना पड़े। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि दिल्ली फिर से 1984 दंगे को यहाँ पर दोहराया जाए, वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए और सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को हिंसा के दौरान लापरवाही बरतने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई थी। और यहाँ पर जो शारिक जिक्र कर रहे थे कि वीडियो, नफरती बयानों के वीडियो दिखाए गए थे। बीजेपी के नेता, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, परवेश वर्मा हो, उनके तमाम वीडियो दिखाए गए थे। दिल्ली पुलिस से जब पूछा गया कि कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया है वो आपने सुना है, बेहद हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने नहीं सुना। इस पर यहाँ पर जस्टिस ने ये कहा कि जज ने ये कहा कि तमाम न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है उनका बयान, लेकिन आप ये कह रहे हैं, हम बहुत ही आश्चर्यजनक है आपके इस बयान से। बहरहाल वो सारे वीडियो दिखाए गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये भी कहा सुनवाई के दौरान जज ने कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर से कहा कि वो जाकर अपने कमिश्नर को बता दें कि अदालत बहुत नाराज़ है। और साथ ही ये भी बात आपको हम बता दें कि अब उनका जो है तबादला कर दिया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसने एक रेजोल्यूशन भी पास करके उनके तबादले का यहाँ पर विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को इस फैसले पर अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर दी है। और एक बात और हम आपको बता दें कि आज फिर से दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और आज की सुनवाई चीफ जस्टिस DN पटेल की बेंच करेगी। लगातार हम इसके बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। जो जस्टिस मुरलीधर हैं, ये हम आपको, एक बार मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ शारिक। इसमें जिनका बैकग्राउंड आपने बताया, इसमें खास बात यह है कि कई अहम इन्होंने फैसले दिए हैं, जिसमें कि जस्टिस S मुरलीधर 1984 में जो सिख दंगा हुआ था उसमें सज्जन कुमार के मामले में भी उन्होंने फैसला दिया था। 1987 में हाशिमपुरा का जो नरसंहार हुआ था उसमें उन्होंने दोषियों को सज़ा दी थी और उम्र कैद की सज़ा हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, ये वही जस्टिस हैं मुरलीधर जिन्होंने रात 12:30 बजे अपने आवास पर, दिल्ली में जो हिंसा हुई, लोग अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहे थे और वहाँ सुरक्षित जगहों पर अस्पताल पहुँचाया जाए, ये एक गुहार वकील ने लगाई थी। उस याचिका को रात 12:30 बजे उन्होंने सुना था और आदेश दिए थे। ये वही जज है।
और आपको बता दें कि उस आदेश के बाद ही जो 22 लोग न्यू जाफराबाद में जो फंसे हुए थे वहाँ से उन्हें निकालने में कामयाबी मिली थी। भोपाल तक गैस त्रासदी का मुकदमा भी इन्होंने लड़ा था। सवाल क्या है? सवाल ये उठ रहा है जया कि 3 जजेस का ट्रांसफ़र किया गया। इसमें से मुरलीधर, जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस रंजीत और जस्टिस रवि विजय कुमार, कॉलेजियम ने यह फैसला किया था, ये सिफारिश की थी 12 फरवरी को। उसमें से सिर्फ अभी इनका ट्रांसफर का ऑर्डर आया और जिस तरह से रात को आया उससे कई सवाल, गंभीर सवाल उठ रहे हैं जो विपक्ष, टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि इसको लेकर जब ये ट्रांसफर की बात आई थी तब भी बार एसोसिएशन ने इसको लेकर नाराजगी इस पर भारी जताई थी और उनका यह कहना था कि जिस तरह से ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि वरिष्ठता में वो हाई कोर्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं और ऐसे में अगर उनका ट्रांसफर दिल्ली से बाहर किया जाता है तो उन्हें किसी राज्य का चीफ जस्टिस बनाकर भेजना चाहिए था, लेकिन उन्हें एक सामान्य जज की तरह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भेजा जा रहा है। इसको लेकर के नाराजगी है और इस पर जो सवाल उठ रहे हैं जया वो बता दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने ट्वीट किया है, सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई ऐसे इंसिडेंट्स गिनाए हैं और बताया जा रहा है कि एक तरह से क्या सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि अगर आप किसी मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हैं तो हम ये करने में सक्षम हैं। कोशिश करते हैं। यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अगर मैं उसके कुछ अंश अगर यहाँ पर निकाल पाऊँ तो मैं चाहूँगी कि अपने दर्शकों को हम वो सुना भी दें और सुनाएंगे भी। यहाँ पर सुरजेवाला ने भी कई सवाल खड़े किए और प्रियंका गांधी के ट्वीट की आपने बात की शारिक, तो वहाँ पर उन्होंने जो ट्वीट किया है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। उन्होंने कहा है कि मौजूदा व्यवस्था में आधी रात को जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफ़र हैरान करने वाला नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये दुखद और शर्मनाक है। लाखों भारतीयों की न्याय व्यवस्था में आस्था है। न्याय को दबाना और लोगों का विश्वास तोड़ने की सरकार की कोशिशें निंदनीय है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और तंज भरा ट्वीट किया है। उन्होंने जज लोया, हम जानते हैं उसको लेकर उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है निर्भीक जज लोया को याद कर रहा हूँ जिनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। तो ये तंज भरा ट्वीट भी उनकी तरफ से आया था। बहरहाल रविशंकर प्रसाद का जो कानून मंत्री है उनका भी ट्वीट आ गया है, तो ट्वीट पर भी एक वॉर हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा है जो उन्होंने तबादले में तय प्रक्रिया का पालन किया गया है ये बताया है। साथ ही कहा है कि जस्टिस मुरलीधर का तबादला भारत के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 12 फरवरी के आदेश पर किया गया है। तबादले के वक्त उनकी भी सहमति ली गई, तय प्रक्रिया का पालन किया गया। आपको अब हम एक बार, क्योंकि हमने कहा था आपको सुनाएंगे रणदीप सुरजेवाला का बयान, वो भी विदिशा आप यहाँ पर सुना पाएंगे। इस देश के सबसे लॉलेस लॉबस्टर हैं और वो ऐसा दुर्भावना से करते हैं क्योंकि उनके आका उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। रविशंकर प्रसाद जी इस देश के इतिहास में ऐसे कानून मंत्री बन जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई और उसके सारे उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखे। तो यहाँ पर आपने रणदीप सुरजेवाला को भी सुना, तो आप सोचिए कि इस वक्त राजधानी दिल्ली के हाल क्या है कि अमेरिका, फ्रांस, रूस उसे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ रही है कि दिल्ली में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के दौरान वो सावधान रहें। खासतौर से अमेरिकी दूतावास ने शारिक अपने बयान में ये भी कहा है कि अमेरिकी लोग दिल्ली के उन इलाकों में ना जाएं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं, विरोध प्रदर्शन और हिंसा हो रही है। जी, अगर आप उसकी आवाज़ बढ़ा पाएं, क्योंकि 85 साल की जिस महिला को जिंदा जला दिया गया उसके बेटे से बात कर रही हैं हमारी संवाददाता सुकृति यहाँ जी, वो क्या कह रहे हैं वो सुनते। तो वहाँ पर रिटर्न हो रहा था तो मेरे पापा मम्मी का मतलब मेरे भाई बेटे का फ़ोन आया कि पापा यहाँ पे कुछ लोग गंदे, मतलब बहुत सारे 100-150 आदमी आ गया यहाँ पे। पता नहीं, मुझे नहीं क्या, मैं कह नहीं सकता किसी कौन, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन मेरे घर में यहाँ पे घुस गए और घुसने के बाद तो ये गली में घुसने के बाद मैन गेट तोड़ दिया। मैन गेट तोड़ने के बाद ये तो ताले लगे हुए हैं दोनों के दोनों, ऐसे ही सब अंदर से ताले लगे हुए थे, हमारे बच्चों ने ताले लगाए हुए थे और नीचे ये सारे ताले लगे हुए थे और उसने फर्स्ट फ्लोर में उन्होंने आग लगा दी। फर्स्ट फ्लोर में लगाने के बाद फिर ग्राउंड फ्लोर में लगा दी, फिर फर्स्ट में लगा दी। फर्स्ट में लगाने के बाद फिर थर्ड में लगा दी और थर्ड के बाद फोर्थ में लगाने के बाद पूरे वो भाग गए। हमारे बच्चे पता नहीं किस किस तरह वो ऊपर छत पे टॉप पे पहुंच गए। कितने बड़े बच्चे आपके? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं यहाँ पे। एक बेटा मेरा वहाँ पे हॉस्पिटल में इस टाइम। उनके कितने बड़े बच्चे आपके? मेरे बच्चे सबसे बड़ा बेटा तो 22 साल के करीब का है
22 एज का, दो, एक छोटा, एक बेटा है 18 साल का, एक दो बेटी है, दो बेटी है मेरी, एक 15-16 साल की है। और ये सब बच्चे भी इस घर में फंसे हुए? हाँ, ये फंसे हुए थे सब ऊपर, और 10-11 आदमी, 10 आदमी हमारे मेरे पास काम कर रहे थे, 4 आदमी ऊपर और 6 आदमी नीचे काम कर रहे थे। वो भी ऊपर टॉप पे पहुंच गए, अगर यहाँ से नहीं निकलने दिया उनको, मेन गेट से नहीं निकलने दिया, उधर ऊपर फंस गए वो, और ऊपर फंसने के बाद सारे में आग लगा दी, और वो नहीं निकल पा रहे, तो नहीं निकल पाए। फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद मतलब पड़ोसियों ने बचाया, ऊपर से रास्ता लगा के, सीढ़ी लगा के साइड से उन्होंने निकालने के बाद फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वाले निकाल के ले गए नीचे से, फिर उन्होंने थाने भिजवा दिया उनको। तो यहाँ पर आपने देखा कि 85 साल की एक महिला, बुजुर्ग महिला, उनको भी नहीं बख्शा गया, जिंदा जला दिया गया। वो उनके बेटे थे जिन्होंने ये पूरा, सुकीर्ति द्विवेदी हमारी सहयोगी से वो बात कर रहे थे। तो आप नफरत का अंदाजा ये इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं, और जो आप बीती है, जो आग लगी थी उसमें भी उसकी वजह से जो धुआं हुआ वो भी एक मौत की वजह, उससे उनको सफोकेशन हुई और उनकी जान चली गई। ये अभी तक जो जानकारी मिल रही है। बहरहाल दिल्ली की अगर हम बात करें, अभी तक लगातार हम देख रहे हैं मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, अब वो संख्या हो गई है 32, यानी आज सुबह 5 लोगों की जान चली गई। अभी तक 28 लोगों की मौत हुई थी, अब 32 हो गई है, और इस पूरे मामले में 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उसमें कईयों की हालत जो है गंभीर भी बताई जा रही है, और 106 उपद्रवियों को शारिक यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। एक बार हम कोशिश करते हैं अगर आज की तस्वीरें भी हम दिखा पाएँ कि दिल्ली में आज की तस्वीरें क्या थी। और ये वो तस्वीरें हैं जो कि 26 फरवरी की हैं, और हम आपको दिखाते हैं। या आज सुबह उसकी पुष्टि हुई। ये 27 फरवरी आज की सुबह की तस्वीरें। अब हालांकि बताया जा रहा है कि तनाव में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी पूरी तरह से हालात सामान्य नहीं है, तनावपूर्ण बने हुए हैं। जगह जगह पुलिस गश्त कर रही है, आप सुरक्षा कर्मियों को देख रहे हैं, वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और लोगों को एहतियात बरतने और शांति की अपील अब की जा रही है। यहाँ पे आपको बता दें कि 32 जान देश की राजधानी में चली जाती है, और सरकार और अथॉरिटीज और पुलिस देर से जागती है। पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने भी कई सख्त टिप्पणियां की हैं। इसके अलावा हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर पूरी नाराजगी जताई थी और कहा कि पुलिस निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाहर के देशों में पुलिस ऑर्डर्स का इंतजार नहीं करती, लेकिन हाँ, इंग्लैंड का वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो अपने विवेक पर फैसले लेती है, लेकिन यहाँ आप किसके फैसलों का इंतजार कर रहे होते हैं। तो 32 जो मौतें हुई हैं उनमें से अगर हम अस्पतालों में जाएं तो कई लोग हैं जिनका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, कई ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। और अगर हम बात उन इलाकों की करें जहां दंगे फैले थे, वहां पर बुरी हालत है, अभी भी लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। अगर हम इस खबर को देखें, अगर हम थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा पाएं जिया, तो लोग अपनों की तस्वीर लेके यहाँ पे खड़े हैं। तो सोनाक्षी, हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और सुनते हैं यहाँ सोनाक्षी कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने अपनों की तस्वीरें अपने हाथ में लेके दर दर भटक रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि उनके अपने कहाँ हैं। To get further clarification, and mostly I'm joined by a family right now here. One such, आप बताइए कौन है ये और इनको कैसे इंजर्ड थे, कैसे मारे गए? ये मोहसिन अली हैं, ये हमारा भतीजा है, जिसको जो है घर से अपने काम पे से निकला था जनरेटर चालू करने के लिए। हमारा जनरेटर का काम है, जनरेटर बारात घर में लगे हैं पुश्ते रोड पे। वहाँ पर जाने के बाद में मंदिर के सामने इसकी गाड़ी को आग लगा दिया गया और इसको खींच के पब्लिक ने मारा है, जो बहुत बुरी तरीके से मार रखा है। मोर्चरी में बॉडी पड़ी है उसकी। कितने साल के थे और परिवार कहाँ पर है इनका? ये परिवार सलाई गांव है हमारा, हापुड़ जिला हापुड़ के अंदर, वहाँ पर रहता है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, ये वो शख्स हैं जिसकी मौत इस दंगे के दौरान हुई है, और जो शख्स इनकी तस्वीर दिखा रहे हैं वो उनके मामा हैं। जो तो यहाँ पर इसके अलावा हम ये भी देख रहे थे, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों से लगातार आपको तस्वीरें लेके आ रहे हैं, रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। कल शारिक हमने देखा था कि परिमल ने एक रिपोर्ट किया था उत्तर पूर्वी दिल्ली से, जहाँ अब लोग पलायन भी कर रहे हैं। डर और खौफ का आलम यह है कि
ज़्यादातर आप देखेंगे शारिक की जाफराबाद हो, मौजपुर हो, बाबरपुर हो, गोकुलपुरी हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ गरीब इलाके हैं, दिहाड़ी की मजदूरी करने लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं। अब रोजी रोटी छोड़ के जो अच्छे वेले वो कमाते हुए यहाँ खा रहे थे, वो सब कुछ छोड़ के डर और खौफ के माहौल में अपने अपने राज्यों को, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। तो अगर ये देखें तो उसकी वजह भी है कि उनका कहना था कि घर से जो लोग हैं उनका फ़ोन आ रहा होता है और कहते हैं कि बेटा वापस आ जाओ, क्योंकि ज़िंदगी है तो कहीं भी कमा खा लोगे। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, घर जल गए, रोज़गार जल गया, जो ठेले लगाने वाले थे उनके ठेले जल गए, रिक्शा चलाने वालों के रिक्शा जला दिए गए, खोमचे वालों का खोमचा उजाड़ दिया गया। तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए, जब भी आप किसी के भड़काने पर सड़क पर निकलें तो उस भड़काने वाले को भी कहिए कि वो आपके साथ चले, क्योंकि आपको भड़काकर, दंगा फैलवाकर वही सत्ता तक पहुंचता है, वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। सत्ता का यहाँ आपने जिक्र किया, इस बार बार सवाल ये उठ रहा है कि ये माहौल तब बना, रविवार को हिंसा तब हुई जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है यहाँ पर आ चुके थे दिल्ली में। उसके कुछ घंटों पहले की ये तस्वीरें हैं, ये हिंसा हुई, इसका जिम्मेदार कौन है। अब जाके हम देख रहे हैं लगातार गृह मंत्री जो है वो मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि NSA डोभाल जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में जाके दौरा कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिरकार इन 32 जाने जो गई हैं उसके जिम्मेदार कौन है, क्यों नहीं। प्रधानमंत्री ने भी जो ट्वीट किया है वो 69 घंटे बाद, 69 आवर्स बाद अगर प्रधानमंत्री ट्वीट करके जिम्मेदारी से बचते हैं तो सवाल जो है हर किसी से पूछा जाएगा। सवाल यहाँ विपक्ष से भी पूछा जाएगा। कल सोनिया गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो विपक्ष क्यों नहीं जागा हुआ था, क्यों नहीं वो सवाल सरकार और सत्ता से पूछ रहा था। ये सवाल हर किसी से एक चीज और जोड़ देते हैं, जया केजरीवाल जब राजनीति में आए तो उन्होंने 2013 में बड़े जोर शोर से ये कहा कि क्या आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री, कमजोर मुख्यमंत्री चाहिए जो सिर्फ ये दलील देकर कि कानून व्यवस्था मेरे पास नहीं है, राजधानी में हो रहे बलात्कारों से पल्ला झाड़ सकती है। शीला दीक्षित का जिक्र किया। क्या अब यही सवाल केजरीवाल से भी पूछा जाना चाहिए कि वो राजघाट पर जाकर बैठ गए, धरनों के लिए जाने जाते हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली गए, उत्तर पूर्वी दिल्ली क्यों नहीं गए, वहां जाकर क्यों नहीं बैठे, वहां जाकर लोगों के बीच ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री हूं, कानून व्यवस्था भले ही हमारे पास ना हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहां खड़ा हूं। अगर एक मुख्यमंत्री वहां खड़ा होता तो पुलिस मजबूर होती उन जगहों पर जाकर एक्शन लेने में या फिर सुरक्षा मुहैया कराने में, लेकिन ये सब कुछ भी केजरीवाल ने नहीं किया। और एक जो एस्केप रूट है, जो एक पॉलिटिकल तरीका है, तो ये कहा जाता था कि केजरीवाल राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन शायद राजनीति ने उन्हें अपने जैसा बना लिया। यही कारण है, आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार न सिर्फ केंद्र सरकार को लगाई है, दिल्ली पुलिस जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत है उसको लगाई है, यहाँ पर राज्य सरकार को भी लगाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप कर क्या रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। और दूसरा आप देखिए सोनिया गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसके कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है, उसके कुछ ही देर बाद प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके कुछ ही देर बाद जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों का दौरा करते हैं। तो देर से जागने की वजह समझ से परे है। बहरहाल यहाँ पे NSA जो है, अजीत डोभाल का हम जिक्र करते हैं, वो पहुंचे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में भरोसा कायम करने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है। ये वो लोग हैं जो स्थानीय लोगों से मिले, हिंदू मुसलमान सभी तबके के, सभी धर्मों के लोगों से मिले हैं, और यहाँ जो बातचीत वहाँ पर लोग कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी आपको हम सुनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए नारेबाजी हो रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। आपकी लोगों की जिम्मेदारी होती है चीजों को सियासत की तरफ नहीं लेकिन इंसानियत की तरफ ले इस मोहल्ले में चीजें मुझे बताया गया कि सबसे ज्यादा वो थी और सबसे ज्यादा दुराव था जहाँ गोलियां चली। यहाँ पर मैं देखता हूँ आज बिल्कुल अमन है, सब लोगों ने झंडे लगा रखे, सब लोग कह रहे हैं हमें शांति चाहिए और मुझे पूरा यकीन है तो बिल्कुल शांति होगी। आप जाके देखें लोगों से, ये ऊपर जो लोग खड़े हैं यहाँ पर दीवारों के ऊपर, छत के ऊपर, कहीं किसी तरह का वायरस नहीं है, कहीं किसी तरह का बोल। तो अजीत डोभाल ने एक चीज और कही कि जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। उन्होंने हाँ ये सुनवा एक बार ये भी सुनते हैं। We are not fighting with the
हामी लोग साहब बच्चा यहाँ पर that you don't have to worry. It is a responsibility of the government. It is a responsibility of the police, and everybody will stand up to the responsibility. नहीं अपना काम कर रही है सर, प्लीज doing their own job sir. आप इसमें ना रखें. Okay. तो लड़की ने जब कहा कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो उन्होंने कहा अब करेगी, लेकिन तब करेगी जब 32 जाने जा चुके। लेकिन ये भी देखिए शारिक, यहाँ पर दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है अमूल्य पटनायक, वो अभी तक कहीं भी नजर नहीं आया। शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं भरोसे की कमी आपस में सरकार के बीच भी है, क्योंकि यही कारण है कि शायद एनएसए को वहां भेजना पड़ा है। तो ये सवाल भी खड़े होते हैं कि एनएसए जो हैं, जो अजीत डोभाल हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं, और जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सवाल यहाँ पर अमित शाह गृह मंत्री से भी पूछे जाने चाहिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऐसा हो रहा है जहाँ से सत्ता पूरे देश में चल रही है, केंद्र सरकार चल रही है, वहाँ अगर ऐसे हालात हैं तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ ये जाता है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ये विश्वास तार तार हो गया क्योंकि पुलिस प्रशासन तमाशबीन की भूमिका में रही, लोगों को मरते देखती रही, जलते देखती रही, बर्बाद होते देखती रही। अब जागे हैं तो देखना है कि कब तक, क्या इन नेताओं के हेट स्पीच पे क्या कोई कार्रवाई होगी। आज हाईकोर्ट पे इस पे सुनवाई है। आज 2-2:15 बजे के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट बैठेगा, और हालांकि जज यहाँ पर अब दूसरे होंगे, उनका क्योंकि ट्रांसफर हो चुका है, मुरलीधर जज जो हैं। बहरहाल एक और वीडियो यहाँ पर काफ़ी जिसको जिक्र हो रहा है वो है आम आदमी पार्टी की जो निगम पार्षद है ताहिर हुसैन, उन पर यह आरोप लग रहा है कि जो कुछ हिंसा हुई है उसमें कहीं ना कहीं वो भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। एक ये वीडियो उसमें एक चीज और जोड़ देते हैं जया, जो आईबी का जो स्टाफ है उसकी हत्या का आरोप लगा है कि जो है अंकित शर्मा, जो कि आईबी के एक स्टाफ का एक सदस्य थे, 25-26 साल उनकी उम्र थी, उनका शव बरामद हुआ है। वहां पर शव को छुपाने की कोशिश हुई थी, नाले से बरामद हुआ है। उन पर यह आरोप लग रहा है, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, उनके परिवार वाले लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका हाथ उसके पीछे हो सकता है। हालांकि जो सफाई आई है वो यहाँ पर ताहिर हुसैन कह रहे हैं कि उन पे जो भी आरोप लग रहे हैं वो एक अफवाह है, गलत खबर बताई जा रही है। कपिल मिश्रा के बयान से सारा हंगामा हुआ था, मेरे घर में भी भीड़ जो है वो घुस गई थी। पहले एक बार वो तस्वीरें हम दिखाते हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उन पे खड़े हो रहे हैं। ये देखिए, ये बताया जा रहा है इन तस्वीरों में कि हूबहू वैसा ही शख्स है जो कि ताहिर हुसैन जैसा है, और हाथ में उनके डंडा दिख रहा है, और आसपास पीछे जो है धुएं का गुबार भी दिखेगा। और ये बताया जा रहा है यहाँ भीड़ जो है, यहाँ पे दंगाई नजर आए हैं। ये उनके घर की छत बताई जा रही है। यहाँ ताहिर हुसैन बता रहे हैं कि मेरे घरों में जबरदस्ती भीड़ घुस गई थी, ताला तोड़, घर के दरवाजे तोड़कर। क्या कह रहे हैं वो सुनो। वो क्या कह रहे हैं सीधा सुनिए। खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है। ये गंदी राजनीति के चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है तब से ही दिल्ली के हालात खराब हैं, जहाँ पे जगह जगह पत्थरबाजी, ये तमाम चीजें की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। वैसा ही परसों हमारे यहाँ भी हुआ, जिसको देखते हुए हमने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। एक बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए लगातार मैंने पुलिस से मदद मांगी, और कई घंटों के बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची, सब काबू हुआ। और उस वक्त जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनकी निगरानी में पूरे मकान की, पूरी बिल्डिंग की, पूरे ऑफिस की तलाशी ली गई, उसको अच्छे से चेक किया गया, और उस पुलिस ने ही हमें, मेरे परिवार के साथ हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था। तो ये थे ताहिर हुसैन जो अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन अंकित जो स्टाफ थे, अंकित शर्मा, उनकी मां का कहना है कि इसमें ताहिर हुसैन का हाथ है। लेकिन ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के ऊपर उसके हाथ में एक डंडा नजर आ रहा है, और दाहिनी तरफ अगर वो देखें तो धुएं का गुबार। पुष्टि नहीं कर सकते शारिक, क्योंकि उनके जैसे दिखते हुए वो लग रहे हैं वो वही है नहीं, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के जमाने में कई तरह की वीडियो आ रहे हैं, उनकी जांच परख के बाद ही पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है। बहरहाल पुलिस इस मामले में जांच करेगी, वही कुछ कह भी पाएगी। तो आज हमारे YouTube सेगमेंट में इतना ही। आपको हमारे सेगमेंट कैसा लगता है उस पर कमेंट कीजिए, हमारी जो विश्लेषण है उसके बारे में भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी राय का हमें रहता है इंतज़ार। फिलहाल नमस्कार।